नमस्कार दोस्त। किसी ने सच ही कहा है कि दोबारा शुरुआत करने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव के साथ होगी। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आया जिसे लिखा है अमृतलाल नागर जी ने, और कहानी का नाम है हाजी कुल्फी वाला। अमृतलाल नागर जी का लखनऊ के साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत अटूट रिश्ता रहा था। तो इस कहानी में भी लखनऊ की ही झलक दिखती है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक है चौक नखास का इलाका और एक है हाजी मियाँ बुलाकी कुल्फी वाले। 85-86 बरस की उम्र है, दोहरा थका बदन है, पट्टेदार बाल, गलमुच्छे और आदाब अर्ज करते हुए उनके हाथ उठाने के अंदाज में वे लखनऊ मिल जाता है, जो आमतौर पर अब खुद लखनऊ को भी देखना नसीब नहीं होता। किसी ज़माने में हाजी मियाँ बुलाकी की बर्फ़ और निमिष खाने के लिए गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कानपुर और दूर दूर से रईस शौकीन गर्मी सर्दी के मौसमों में 2 बार लखनऊ तशरीफ़ लाते थे। बुलाकी की बदौलत 4 नाचने गाने वालियों, उनके लघुओं भगुओं और 4 किस्म के सौदागरों का भी भला हो जाता था। बुलाकी मियाँ ने हज़ारों रुपए पैदा किए, पक्का 2 मंजिला मकान बनवाया, 2 बार हज कर आए, पहले लड़के और फिर लड़की की शादी धूमधाम से की। न लड़की रही न लड़का। 15-20 बरसों के आटे पाटे में हाजी साहब पिस गए। लड़की का गम लड़के के दम पर सह लिया। लड़का भी ऐसा होशियार था कि बाप का नाम दोबाला किया। 17-18 साल हुए कि एक दिन राह चलते हार्ट फेल हुआ और झटपट हो गया। अपने पैरों घर से गया था, पराए हाथों उठकर उसकी लाश आई। 1.5 साल तो गम में टूटे सिमटे बदहवास बैठे रहे, मगर फिर पोतों के मुंह देखकर हाजी बुलाकी मियाँ ने अपना जी कड़ा किया। सोचा कि घर से निकालकर खाते खाते तो एक दिन कारू का खजाना भी चुक जाता है, फिर मेरे बाद इन बच्चों का क्या होगा। इसीलिए हाथ पैर को थके ही सही, मगर जब तक चलते हैं तब तक पुराने हुनर से इतने जनों का पेट क्यों ना भरूं। कुल्फियाँ धोने और दूध वगैरह औटाने भरने के चक्कर में बूढ़ी का ध्यान बटेगा, दुल्हन का वक्त कटेगा। बच्चों के पेट में भाने से कुछ ना कुछ मेवा भी पहुंचता रहेगा और मेरा भी बाहर निकलना हो जाएगा। अब और किया क्या जाए। इस तरह एक दिन बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची, ज़ाफ़रान, शक्कर, संतरे और अनारों का सौदा कर लाए। दूध, रबड़ी, बालाई लाए, कुल्फियाँ धोई, कढ़ाव चढ़ाया। 19वीं सदी में उस्तादों की चिलमें भर भर के सीखे हुए हुनर के हाथ रच रच कर दिखलाए। फिर हाजी बुलाकी मियाँ की तजुर्बेकार बीवी उम्र भर के सदे हाथों से डले में कुल्फियाँ सजाने बैठी, बर्फ़ भरकर हांडी हिलाई। तब तक हाजी बुलाकी मियाँ ने पुराने वक्तों में रईसों, नवाबों और अंग्रेज़ हिंदुस्तानी हाकिमों से मिले सर्टिफिकेटों का रजिस्टर निकाला। ये चमड़े का रजिस्टर बेटे ने मरने के कुछ दिन पहले कानपुर से 75 रुपये में बनवाया था। हर पुश्त पर 2 सर्टिफिकेट चमड़े के फ्रेम में मढ़ दिए। उसमें ना टूटने वाली कागजी कांच भी चढ़ी थी। अब्बा को अपने ये सर्टिफिकेट बहुत प्यारे हैं, इसलिए बेटे ने ये कीमती रजिस्टर बनवा कर लाया था। हाजी साहब उस दिन फूले न समाये थे और आज उस दिन को रोए। फिर अपने को संभाला, कहीं बूढ़ी न देख ले। उजला कुर्ता, चूड़ीदार पजामा और टोपी पहनी, मजदूर को बुलवाया, डला उसके सिर पर लादा और करीब 17-18 बरसों के बाद अल्लाह का नाम लेकर कुल्फियाँ बेचने निकले। इस बार बूढ़े बूढ़ी दोनों एक दूसरे की आंखों को आंसुओं के हमले से न बचा सके। पर्दे की ओट में दुल्हन भी रो पड़ी। उसकी सिसकी सुनकर हाजी बुलाकी तेजी से बाहर निकल गए। गली से बाहर आकर नखास बाजार में पहली आवाज़ लगी, कुल्फी मलाई की बर्फ। गला भर भर आया। दूसरी आवाज़ में बुलाकी मियाँ ने अपने आप को संभाला, वह इंसान ही क्या जो मुसीबत झेल ना सके। घंटे के हिसाब से एक इक्का तय किया और उम्र भर के बढ़ते हुए बाजार को छोड़कर
हजरतगंज, जापलिंग और पंच बंगलियों की तरफ चले। हिंदुस्तान को आज़ादी बस मिलने ही वाली थी। नया दौर शुरू हो चुका था। एक आला हाकिम ज़माना के वालिद बुजुर्गवार का दिया हुआ सर्टिफिकेट भी उनके रजिस्टर में मौजूद था। उन्हीं की कोठी का नंबर पूछते पूछते जा पहुंचे। इक्का कोठी से बाहर ही खड़ा करवाया और रजिस्टर लिए अंदर गए। अर्दली से पूछा तो मालूम हुआ कि साहब पीछे वाले बगीचे में फुर्सत से बैठे हैं। अर्दली को दुआएं दी और कहा कि ज़रा ये खत हजूर की खिदमत में पेश कर दो, मेरे बुढ़ापे पे तरस खाओ। हाकिम साहब बाप की लिखावट बरसों बाद अचानक देखकर बहुत खुश हुए। रजिस्टर के दूसरे सर्टिफिकेट पढ़ने लगे। फिर बुलाकी मियाँ को बुलवा लिया। हाजी बुलाकी मियाँ महज खालिस माल से नहीं बल्कि अपनी बातों और अदब कायदे से भी ग्राहकों को खुश करते हैं। हाकिम ज़माना उनकी बेगम साहिबा और 2 जवान बेटियों के हाथ में तश्तरियाँ पहुँची नहीं कि हाजी बुलाकी ले उड़े। कुल्फ़ी में हजूर दूध औटाने और शक्कर मिलाने से ही सिफत होती है। कुल्फ़ी की तारीफ़ तो तब है कि जब खोली जाए तो बनारसी बाग में जाकर खाई जाए। इतनी देर में अगर कुल्फ़ी गल जाए तो फिर हजूर व शौकीनों के खाने के काबिल नहीं। और बात सरकार यहीं तक नहीं, कुल्फ़ी ज़माने के फेर में अगर इतनी बर्फ़ डाल दी कि खाने वाले के दांत गले और ज़बान ठिठुरी तो फिर हजूर सिफत ही क्या रही। आजकल के कुल्फ़ी वाले लखनऊ के पुराने हुनर को जानते ही नहीं। हमारे उस्ताद ने सिखाया था कि अव्वल तो ये समझो कि कुल्फ़ी में तरावट किस चीज़ की है, बर्फ़ की या दूध, मलाई, रबड़ी, फलों और मेवों की। यही तो पकड़ की बात है बेगम साहिबा। अल्लाह आप सबको जीता रखे। माल तो हजूर तरावट इतनी ही देनी चाहिए कि उस पर मौसम गर्मी का असर हट जाए। अगर दांत गले तो परखैया परखेगा क्या। पढ़ी लिखी लड़कियों और हाकिम आला पर बातों का असर होने लगा। बुलाकी मियाँ ने लड़कियों की ओर मुखातिब होकर कहा, आपके जन्नत नशी दादा जान को खुश करना हर एक के बस की बात ना थी। हजूर मेरी बात के गवाह होंगे। आपके दादा जान एक बार छोटे लाट साहब के यहाँ खाना खाने गए थे। वहाँ मुर्ग मुसल्लम की बड़ी तारीफ हो रही थी। कई और अंग्रेज़ हाकिम थे। शहर के कुछ रईस नवाब भी थे। सभी लाट साहब के बावर्ची के लाम बांध चले। आपके दादा जान खामोश बैठे रहे। अंग्रेज साहब बोले, नवाब साहब आपने तारीफ नहीं की। आपके दादा जान ने फरमाया कि हजूर तारीफ के काबिल कोई चीज़ तो हो। फिर उन्होंने अपने यहाँ सबको दावत दी। साहबजादियों, मेरी बात के चश्मदीद गवाह हमारे सरकार यहाँ तशरीफ़ फरमा है। जहाँ तक मुझे ध्यान है हजूर उस वक्त कोई 10 या 11 साल के रहे होंगे। इसके बाद हाकिम साहब और उनकी ख़ानदान हाजी बुलाकी मियाँ का अज़सरे नौ सरपरस्त हो गया। फिर कोई शानदार कोठी बंगले वाला हाजी बुलाकी की कुल्फ़ियों से महरूम न रहा। हाजी बुलाकी की कुल्फ़ी और निमिश का शुमार भी लखनऊ के कल्चर में हो गया। विदेशी मेहमानों को लखनऊ आने पर चिकन के कुर्ते, दुपलिया टोपी, रुमाल और साड़ियाँ, मिट्टी के खिलौने और मशहूर इत्रों के तोहफे तो दिए ही जाते थे। हाजी बुलाकी की कुल्फ़ी या सर्दियों में निमिश भी खिलाई जाने लगी। अंग्रेज़ों के अखबारों ने उनकी तस्वीरें तक छापी। साल भर में हाजी साहब का कारोबार चल निकला। जो पहले की आमदनी के मुकाबले अब चौथाई भी ना होती थी, क्योंकि इनाम इकराम देने वाले रईस अब नहीं रहे। पर ज़माने को देखते हुए हाजी साहब की रोज़ी सद गई। मुनाफे के लालच में माल निखालिस न किया, इज्जत और नाम पर डटे रहे। धीरे धीरे 2 पोतों को हाकिम ज़माना की बदौलत मुस्तकिल चपड़ासियों में भर्ती करवाया। मोहल्ले, पड़ोस और रिश्तेदारों के कई लड़कों को छोटे छोटे काम दिलाए। बड़ी इज्जत बढ़ गई। खुदा का शुक्र है, बूढ़ी जिंदा है, बहू है, बड़े पोते की बहू है। अल्लाह के फजलो करम से उसके आगे भी 2 बच्चे हैं। छोटे पोते की शादी भी परसाल कर दी, मगर वे लड़की बड़ी कल्ले दराज है। सुख चैन के चांद में बस यही एक गहन लग गया है, वरना हाजी बुलाकी अब अपना गम भूल चुके हैं। एक दिन
किसी वक्त की नामी नाचने वाली मुश्तरी बाई का आदमी उन्हें बुलाने आया। हाजी दोपहर के वक्त उसके यहाँ गए। उन्होंने मुश्तरी को बच्ची से जवान और बूढ़ी होते देखा था। उसका ज़माना देखा था। रईस और नवाबों के पलक पावड़ों पर चलती थी। अब भी पुरानी लाखों की माया है, मगर ज़माना अब तवाइफों का नहीं रहा। लड़कियों को बीए एमए पास कराया है, मगर अब गाड़ी आगे नहीं चलती। दरअसल मुश्तरी चाहती है कि दोनों की कहीं शादियां कर दे। यही नामुमकिन सा लगता है। हार कर दोनों को अदब तहजीब सिखलाई, थोड़ा बहुत नाच गाने की तालीम भी दिलवा दी। कचोट लड़कियों के दिल में भी है, मुश्तरी के मन में भी। आजकल सहारनपुर का एक रईसज़ादा दोनों लड़कियों का नया नया दोस्त हुआ है। उसे शादी करने से एतराज़ नहीं है, क्योंकि उसकी माँ एक यूरोपियन नर्स थी जिसे उसके वालिद ने मुसलमान बनाकर अपनी कानूनी बीवी बनाया था। ये लड़का जब लखनऊ आता है तो फलां फलां अफसर के घर मेहमान होता है। उसके यहाँ हाजी की निमिष भी खा चुका है, हाजी को जानता है। मुश्तरी हाजी बुलाकी की बातों के कमाल को जानती है। बाप की तरह उनके पैर पकड़कर कहा, उस लड़के को अपने शीशे में उतार ले हाजी साहब, तो बड़ा सवाब होगा। मैं जानती हूँ आइंदा ज़माने में ये ज़िंदगी इन लड़कियों से ना सधेगी। अब इस पेशे में इज्जत नहीं रही। एक से पार पाऊँ तो दूसरी के हाथ पीले करने का रास्ता खुले। हाजी बुलाकी मान गए। दूसरे दिन शाम को मुश्तरी के यहाँ जा पहुँचे। बड़ी आवभगत हुई। सहारनपुरी रईसज़ादा वहाँ मौजूद था। दोनों लड़कियाँ तो थी ही। हाजी ने गले में हाथ डालते हुए कहा, छोटे सरकार, खाना पहनना और इश्क करना तो परिंदे दरिंदे तक जानते हैं, मगर इनमें तमीज़ रखने और हज़ार पर्दे छान कर इनकी खूबी और असलियत पहचानने की कुव्वत अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को अता फरमाई है। वो भी हर एक को नसीब नहीं। आपको अपने लड़कपन का हाल सुनाता हूँ। कोई 16-17 साल की उम्र होगी मेरी। उस्ताद के साथ जाया करता था। एक बहुत बड़े ताल्लुकेदार थे, लंबा चौड़ा डील डोल, गोला सुरखाबी बदन और उनकी बड़ी बड़ी आंखें हसीन नाजनियों के लिए चुंबक थी। आला ईरानी खानदान के पुश्त दर पुश्त के पोतड़ों के रईस थे, मगर आम रईसों की तरह भोले भाले ना थे। उनकी 2 आंखें ऊपर और 4 भीतर थी। सबका राज लेकर किसी को अपना राज ना देते थे। अपने ज़माने के पक्के खिलाड़ी थे। सरकार, हजारों ने घेरा उन्हें, सैकड़ों ने रिझाया, जाल कम पे डाले, मगर जिस तवायफ का मैं जिक्र कर रहा हूँ वे अपने ज़माने की नामी और हसीन थी। दिल में तमन्ना रखकर भी उसने कभी मुंह से कुछ ना कहा। नवाब साहब उसकी खिदमतों को समझते रहे। जब खूब परख लिया तो उसे निहाल भी कर दिया। बाकी सब मुंह देखते ही रह गए। फिर ऐसा भी वक्त आया कि नवाब साहब अपने चचा से मुकदमा लड़कर अपनी कुल एस्टेट हाई कोर्ट में हार गए। तब उस तवायफ ने कहा, जाने मन, तुम हो मेरे, ये जेवर दौलत और जायदाद मेरी नहीं है। इससे लंदन वाली अदालत तक मुकदमा लड़ो और सुखरई हासिल करो। यही हुआ भी। नवाब साहब फिर मालामाल हो गए। बाद में नवाब साहब ने उस तवायफ से पूछा कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देख लिया जो औरों की नज़र में ना पड़ा। तवायफ बोली, मैंने देखा कि तुम उतावले नहीं बल्कि पारखी हो, इंसाफ पसंद हो। बस इसके सिवा फिर कुछ और देखने को नहीं रहा। इस पर नवाब साहब ने उससे कहा, सैलाब इश्क अब अपनी हद पर है। अब मैं तुम्हें अपनी नौकर तवायफ की हैसियत से नहीं देख पाता। तुम मेरी मल्लिका हो। बाकायदा हजूर निकाह पढ़वा कर उसे अपने महलों में ले गए। तो इश्क इसे कहते हैं। हर चीज़ हजूर समझदारी मांगती है। अब कुल्फियों को ही ले लीजिए। एक एक ठंडा रेशा मुंह की गर्मी पाते ही पहले तो खिले और फिर धीरे धीरे खुलता जाए। ज्यों ज्यों खुले त्यों त्यों मिठास बढ़ती जाए। जो खुशबू या जो मसाले डाले हों वे अपनी जगह पर बोले। यही मज़ा इश्क का भी है। सरकार का रुतबा आला है, मगर उम्र में हजूर मेरे बच्चों के बराबर है। मेरी बातें आजमाए देखिएगा। हजूर पर हाजी की बातों का सरूर कटने लगा। हाजी बुलाकी कुल्फियाँ खिलाते चले, लड़कियों और मुश्तरी की तारीफ करते चले। लड़कियाँ रतन हैं,
मगर खुदा के इंसाफ से जिस पेशे में जन्म लिया है उसमें बेचारियों को बेकसूर घुटना होगा। कहाँ तो ये पढ़ी लिखी तहजीब याफ्ता लड़कियाँ और कहाँ आज के ज़माने का दोज़ख। हुजूर, ये मुश्तरी बड़ी नेक लड़की है, इसने अपना ज़माना देखा है, मगर इसके मुंह पर कहता हूँ कि अभी तो लड़कियों का मुंह देखकर इस फिराक में है कि इनकी शादियाँ हो जाएं, मगर खुदा मेरी इन बच्चियों को हर खतरे से बचाए। महज बात के तौर पर ही कह रहा हूँ, बाद में हारकर यही मुश्तरी लड़कियों से कहेगी कि पेशा करो, यारों को ठगो और मेरे कहे मुताबिक तुम लोग नहीं करोगी तो घर से निकलो। अरे हजूर, झूठ नहीं कहता, अपनी लड़कियों के हक में इन नायिकाओं से बढ़कर कोई बुरा नहीं होता। रुपयों की लूट के पीछे दीवानी ये कुछ और नहीं सोचती। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। गरीब परवर एक नौजवान रईस थे। एक तवायफ से दिल मिल गया, उसे निहाल कर दिया, मगर नायिका का पेट इतने में न भरा। एक और बूढ़े भोंदू रईस को भी फंसा लिया। लड़की लाख कहे कि अम्मा मुझसे बेवफाई न कराओ, मगर अम्मा झिड़क झिड़क दे, कहे कि ऐसा सदा से होता आया है। खैर, हजूर होते करते एक दिन नौजवान रईस को भी पता चल गया। वे 4 गुंडों को लेकर उसके कोठे पर चढ़ाया। तवायफ की नाक काटी, बूढ़े की तोन में करोली घुपी, बड़ा बवेला, तौबा तिल्ला मचा। खैर, किस्सा खत्म हुआ, मगर बेचारी लड़की नाक कटने के बाद दीनों दुनिया किसी अरथ की न रही। बतलाइए, भला उसमें उसका क्या कसूर जो ये सज़ा पाई? यही ना कि तवायफ के घर पैदा हुई थी, इसीलिए अपने आशिक से शादी न कर सकी और अपनी नायिका अम्मा के बस में उसे रहना पड़ा। मैं ऐसी सैकड़ों मिसालें दे सकता हूँ। इस बच्ची की सूरत देखकर तरस आता है। अब तो सरकार ये पेशा ख़त्म कर रही है, खुदा इन पर रहम करे। बातों का सिलसिला बढ़ाते रहे और 2-3 रोज़ में ही लड़का राजी हो गया। मुश्तरी अब हाजी बुलाकी के पांव पकड़ती है, कहती है, दूसरी की शादी भी करवा दो, तब घर बैठकर खुदा का नाम लेना। लेकिन अब एक मुश्तरी की लड़कियां ही नहीं, कई और भी हाजी साहब से नई जिंदगी मांगती हैं। हाजी दिल ही दिल में परेशान रहते हैं कि सबको कहाँ पार लगाएं। उम्मीद है आपको कहानी की प्रस्तुति पसंद आई होगी और कुल्फ़ी खाने का मन भी हो रहा होगा। तो जाइए, एक कुल्फ़ी लीजिए और अपने गले को तर कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।